आज फिर लेकर आए हैं एक जबरदस्त मशहूर हॉरर फिल्म 30 डेज ऑफ नाइट की कहानी। अमेरिका के उत्तरी हिस्से में बसे एक छोटे से सुनसान शहर अलास्का के बैरो में हर साल सर्दियों के दौरान लगातार 30 दिनों तक रात छाई रहती है। इस लंबे अंधेरे के मौसम में कुछ स्थानीय लोग शहर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जबकि कुछ बुजुर्ग, बीमार लोग और बच्चे वहीं रह जाते हैं। अंधेरी रातों के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले शहर के बाहर समुद्र में एक विशाल क्रूज जहाज दिखाई देता है। उसी जहाज से एक अजीब सा आदमी नीचे उतरता है। ऐसा लगता है मानो वह किसी खास मकसद के साथ इस शहर की ओर बढ़ रहा हो और यह संकेत दे रहा हो कि बहुत ही भयानक घटनाएं होने वाली हैं। उसी रात शहर के कुछ स्लेज कुत्तों को बेरहमी से मार दिया जाता है। इस घटना ने शांत पड़े इस छोटे से कस्बे की शांति पूरी तरह तोड़ दी, लेकिन लोग अपने उड़ान की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी इस अजीब वारदात पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग शहर छोड़कर जा चुके थे, उनके जाने के बाद जब अंधेरी रातें शुरू होती हैं, तब ड्यूटी पर तैनात एबेन गश्त के दौरान उस खौफनाक मंजर को देखता है। कुत्तों के मालिक को भी पता नहीं कि यह सब कब हुआ। आसपास कोई सुराग नहीं मिलता। एबेन खुद को संभालते हुए कहता है, मैं वादा करता हूं, मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन एक मुसीबत खत्म भी नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। पुलिस स्टेशन लौटते ही एबेन को तेल पाइपलाइन की ओर से शिकायत मिलती है। वह तुरंत मौके पर पहुंचता है। वहां के मजदूर बताते हैं कि हेलीकॉप्टर के कुछ जरूरी पुर्जे चोरी हो गए हैं। रोजी रोटी का सहारा ही जब तोड़ दिया जाए तो गुस्सा आना लाजमी है। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं से एबेन के मन में डर और बेचैनी घर करने लगती है। उसी समय सिग्नल स्टेशन पर भी कुछ गड़बड़ होती है। ड्यूटी पर मौजूद एक कर्मचारी को बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। ओल्सन उठकर बाहर की जांच करने जाता है। तभी अचानक ऊपर की लाइट बंद हो जाती है। सच्चाई जानने के लिए वह टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे एक काली परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई देती है। अजीब बात यह है कि नीचे आने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह अभी समझ ही नहीं पाता कि वह चीज क्या थी। तभी एक आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह उसे देख ही रहा होता है कि अचानक कई और लोग उसे घेर लेते हैं। उनकी रफ्तार इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वे किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। ओल्सन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वे दरिंदे उसे मार डालते हैं और खा जाते हैं। और अब इससे भी ज्यादा खौफनाक घटनाएं होने वाली थीं। इसी बीच गश्त करते हुए एबेन एक होटल में उसी आदमी को देखता है जो क्रूज जहाज से उतरा था। शहर के नियम के अनुसार अंधेरी रातों के पहले दिन शराब पीना मना है और यहीं से कहानी एक और डरावना मोड़ लेने वाली है। जब वह वेटर से उलझ रहा था, तभी उसकी हरकतों ने एबेन का ध्यान खींच लिया। एबेन आगे बढ़कर उससे बात करने लगा। वह आदमी कहता है कि उसे कच्चा मांस खाना है। उसका अजनबी चेहरा और अजीब बर्ताव देखकर एबेन को उस पर शक होता है। वह उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता है, लेकिन एंडे अचानक घमंडी अंदाज में खड़ा होकर एबेन का सामना करने लगता है। ऐसा लगता है मानो वह वहीं हाथापाई करने को तैयार हो। तभी अचानक एक बंदूक उसके सिर पर तान दी जाती है। बंदूक थामे हुए थी एबेन की पूर्व पत्नी तप्पू स्टेला। दोनों काफी समय पहले आपसी मतभेदों के कारण अलग हो चुके थे। स्टेला फायर स्टेशन में काम करती है और आखिरी फ्लाइट छूट जाने की वजह से शहर में ही रुक गई थी। जब वे एंडे को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं, तब स्टेला देखती है कि एबेन की दादी और उसका छोटा भाई भी वहीं मौजूद हैं। कुछ ही पलों में सब लोग आपस में बातों में लग जाते हैं और ध्यान ही नहीं देते कि एंडे जाते जाते कहता है, देख लेना। उसी समय कुछ मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे थे। दो आदमी इस बात पर बहस कर रहे थे कि आज रात लड़की किसके घर जाएगी। तभी अचानक उनमें से एक को कोई अंधेरी ताकत खींच कर ले जाती है। उसके साथ ही उसे आवाज देते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह देखने ही वाला होता है कि क्या हुआ। इधर पुलिस स्टेशन में एंडे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। एबेन सोचता है कि अभी तो पूरे 1 महीने का अंधेरा बाकी है। अगर वह अंदर रहना चाहता है तो रहे। ये सुनकर एंडे तिरस्कार भरी हंसी हंसता है। तभी पास खड़ी हेलेन कहती है कि कंप्यूटर का सिग्नल गायब हो गया है। एबेन फोन करके पता करना चाहता है, लेकिन फोन लाइन भी कटी हुई मिलती है। उनकी बातचीत सुनकर एंडे बोल उठता है, तुम लोग आने वाली चीज का सामना नहीं कर पाओगे। शुरुआत में सबको लगता है कि वह बस डराने की कोशिश कर रहा है। एबेन जैसे ही बाहर जाकर हालात देखने के लिए तैयार होता है,
एंडे चिल्लाकर कहता है, खिड़कियां बंद कर दो, छिप जाओ, वे मुझे लेने आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह पागल है, लेकिन उसकी आवाज गूंजते ही अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अब केवल जनरेटर के सहारे थोड़ी बहुत रोशनी बची रहती है। सच्चाई जानने के लिए एबेन गाड़ी लेकर सिग्नल स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रहा होता है सिर्फ जमी हुई खून की एक बड़ी परत। आगे बढ़कर देखने पर उसे ओल्सन के शरीर के सिर्फ कुछ बचे खुचे हिस्से मिलते हैं। यह भयानक दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा रह जाता है। खुद को संभालते ही वह तुरंत सायरन बजाकर पूरे शहर में ऐलान कर देता है कि सभी लोग अपने घरों में चले जाएं और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें। लेकिन कुछ लोग अनजान थे। वे अभी भी तेज आवाज में टीवी देख रहे थे। अचानक एक डरावना प्राणी आवाज सुनकर उनके घर में घुस जाता है। जॉन की पत्नी को वह पल भर में उठा ले जाता है। जॉन तुरंत अपनी शॉटगन लेकर बाहर दौड़ता है, मगर वह प्राणी इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जॉन न सिर्फ उसे रोक नहीं पाता, बल्कि उसके चेहरे पर गहरा घाव भी लग जाता है। दृश्य बदलता है। उधर एंडे मौका देखकर जैक को उकसाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एबेन समय पर पहुंच जाता है और गोली मारकर एंडे के हाथ को घायल कर देता है। गुस्से में आकर एबेन उसे अंदर ले जाकर हथकड़ी से बांध देता है और पूछता है, ओल्सन की मौत कैसे हुई? तुम जिन उन लोगों की बात कर रहे हो वे कौन हैं और कहां हैं? लेकिन एंडे सिर्फ इतना कहता है, तुम सब मरने वाले हो। यह सुनकर एबेन भी बेबस हो जाता है। शहर के और लोगों को बचाने के लिए वह फैसला करता है कि बाकी टीम के सदस्य को ढूंढा जाए। जल्द ही वह और स्टेला गाड़ी लेकर अपने साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एबेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। गाड़ी से उतरते ही उन्हें दूर से डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। जिज्ञासा में वह दूरबीन उठाकर आगे देखता है और जो भी वह देखता है, लेकिन उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। होश में आते ही वह स्टेला से कहता है, जल्दी गाड़ी में बैठो। वापस लौटते समय अचानक एक दानव गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। वह चीज बेहद ताकतवर थी। गाड़ी उसकी मार सह नहीं पा रही थी। एबेन बंदूक उठाकर उस पर गोली चलाता है। उसकी अजीब और भयावह चीख सुनकर दोनों को यकीन हो जाता है कि वह इंसान नहीं है। किस्मत से स्टेला एक सटीक वार करके उसे हटाने में कामयाब हो जाती है और तेजी से एक्सीलेटर दबाकर पुलिस स्टेशन की ओर लौटती है। लेकिन शहर में प्रवेश करते ही वे देखते हैं कि थोड़ी ही देर में पूरा कस्बा तबाह हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे उन राक्षसों ने सामूहिक हमला कर दिया हो। अचानक वॉकी टॉकी से एंडे की अजीब हंसी सुनाई देती है। यह सोचकर कि हेलेन और जैक अभी भी स्टेशन में हैं, दोनों घबराकर तेजी से वापस लौटते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर वे देखते हैं कि जैक और हेलेन गायब हैं। फर्श पर सिर्फ गाढ़े खून का एक बड़ा धब्बा बचा है। एबेन गुस्से में एंडे से पूछता है, यहाँ क्या हुआ? वह टूटे हुए स्वर में कहता है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, प्लीज मुझे मार डालो। क्रोध और दर्द के बीच एबेन खुद को शांत करता है और मायूस होकर बाहर निकल जाता है। बाहर का दृश्य और भी भयावह था। लगभग 20 राक्षस शहर में घुस चुके थे। उनकी आंखें खूनी थीं, दांत नुकीले, और वे जिस किसी को भी देखते उस पर टूट पड़ते। वे पूरे कस्बे में बेरहमी से कत्लेआम कर रहे थे। उन्हें लोगों की बंदूकों से कोई डर नहीं था। जितनी गोलियां चलाई जाती वे उतने ही ज्यादा उग्र और खतरनाक हो जाते। भागते भागते एबेन और स्टेला उसी होटल में घुस जाते हैं जहां से एंडे को पकड़ा गया था। वहां एबेन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। वह उसे देखकर बेहद खुश होता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि हेलेन उन राक्षसों का शिकार बन चुकी थी। खुद को संभाल कर एबेन समझ जाता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। वह सबको कहता है कि कोई सुरक्षित जगह सोचो जहां छिपा जा सके। भीड़ में से एक लड़की बताती है कि उसके पड़ोसी के घर में एक अटारी है या जिसमें छिपी हुई सीढ़ी है। वह जगह आसानी से किसी की नजर में नहीं आएगी और वह परिवार पहले ही शहर छोड़ चुका है। सबकी सुरक्षा के लिए एबेन और स्टेला तय करते हैं कि किसी तरह सबको सुरक्षित उस जगह तक पहुंचाया जाए। गाड़ी मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक फिसलने लगी। दरअसल उन राक्षसों ने मिलकर गाड़ी को उठा लिया था। देखते ही देखते उन्होंने गाड़ी को उल्टा पलट दिया। अब दोनों उनके शिकार बनने ही वाले थे कि तभी अचानक ड्रू बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गया। उसने कुछ राक्षसों को कुचल दिया, फिर पास खड़े ट्रक को स्टार्ट किया और एबेन और स्टेला को बचाकर वहां से निकाल लिया। हैरानी की बात यह थी कि उन राक्षसों का सरदार बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे वह किसी और खौफनाक योजना की साजिश रच रहा हो।
कुछ देर बाद तीनों सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। छिपी हुई सीढ़ी नीचे खींचने पर उन्हें पता चलता है कि बाकी बचे हुए लोग भी वहीं इकट्ठा हो चुके हैं। ऊपर पहुंचकर एबेन एक योजना बनाता है। वह कहता है कि हमारे पास दो बड़े फायदे हैं। पहला, हम इस शहर को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, हमें इस ठंडे मौसम की आदत है। अगर हम बारी बारी से पहरा दें, राशन को सही तरीके से बांटें, तो बर्फीला तूफान आने पर खाने का सामान लेकर तेल पाइपलाइन तक भाग सकते हैं। वहां जमीन के नीचे छिपकर हम यह पूरा महीना काट सकते हैं। दूसरी ओर राक्षसों का सरदार एंडे को ढूंढ लेता है। अब जब उसकी कोई उपयोगिता नहीं बची थी, तो वह बेरहमी से उसे मार डालता है। इसी बीच अटारी में छिपे लोग बाहर से आती अजीब आवाजें सुनते हैं। खिड़की से झांककर वे देखते हैं कि राक्षस घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। यह देखकर सबके दिल में डर बैठ जाता है, लेकिन बर्फीला तूफान अभी तक नहीं आया था, इसलिए वे मजबूरी में वहीं छिपकर इंतजार करते रहे। धीरे धीरे 7वां दिन आ जाता है। राक्षसों का सरदार जब उन्हें ढूंढ नहीं पाता, तो एक औरत को सड़क पर चारा बनाकर छोड़ देता है। एबेन समझ जाता है कि यह जाल है। सब लोग छिपकर देखते हैं और बेबस होकर उस औरत को राक्षसों द्वारा जिंदा यातनाएं देकर मारते हुए देखते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एबेन बाहर जाकर हालात का जायजा लेना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह जॉन है और वह अब भी जिंदा है। एबेन खुशी से उसे बाहर खींचता है, लेकिन जैसे ही जॉन सिर उठाता है, वह देखता है कि वह संक्रमित हो चुका है। यह देखकर एबेन घबराकर पीछे हट जाता है। जॉन पूरी तरह अपना होश खो चुका था। जैसे ही वह झपटने की कोशिश करता है, एबेन उसे रोक लेता है। उसे डर था कि जॉन को उनके छिपने की जगह पता है। सबकी सुरक्षा के लिए वह मजबूरी में कुल्हाड़ी उठाता है और जॉन की जिंदगी खत्म कर देता है। लड़खड़ाते कदमों से वह वापस उसी घर में लौट आता है जहां बाकी लोग छिपे थे। थकान से चूर होकर वह सो जाता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अचानक पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। वह चुपके से सीढ़ी खोलकर नीचे उतर जाता है, लेकिन चौकन्नी स्टेला आवाज सुन लेती है और तुरंत उसके पीछे जाती है। उसका बेटा भी शोर सुनकर नीचे आ जाता है। बूढ़ा जिद करने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसे शौचालय जाना है, और हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं। राक्षसों से बचने के लिए मजबूरी में वे बूढ़े आदमी को बाथरूम में बंद कर देते हैं, लेकिन वह मौका देखकर खिड़की से बाहर भाग जाता है। स्टेला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे धक्का दे देता है। स्टेला जोर से गिरती है और आवाज हो जाती है। इस आवाज से एबेन की नींद खुल जाती है। जब वह देखता है कि लोग अपनी जगह पर नहीं हैं, तो वह कुल्हाड़ी लेकर सतर्क होकर नीचे उतरता है। नीचे पहुंचकर स्टेला उसे अभी अभी हुई घटना बताती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक राक्षस दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है। वह सूंघते हुए उनकी ओर बढ़ता है। तभी बाहर कोई आवाज होती है। आवाज सुनते ही वह राक्षस बाहर की ओर भागता है। वह आवाज दरअसल एबेन के भाई की थी, जो बाहर अपने पिता को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन वह उन्हें नहीं ढूंढ पाता। उल्टा राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। एबेन और स्टेला जल्दी से ऊपर लौट आते हैं। वे अब भी खुद को संभाल ही रहे होते हैं कि एक और राक्षस छत पर चढ़ जाता है। आवाज सुनते ही सब लोग फिर से डर जाते हैं। एबेन कुछ देर इंतजार करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वह जा चुका है, तभी सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। अब बाहर भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। एबेन समझ जाता है कि यही सही समय है तेल पाइपलाइन की ओर निकलने का। वहीं जाकर वे 1 महीना काट सकते हैं। कुछ ही देर में भयंकर बर्फीला तूफान पूरे शहर पर छा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वे बाहर निकलते हैं। सबसे पहले उन्हें सुपरमार्केट जाना था, ताकि खाने पीने का सामान जुटाया जा सके। एबेन अंदर जाकर सुरक्षा की जांच करता है। जब सब ठीक लगता है, तो बाकी लोग भी सावधानी से अंदर आते हैं। लेकिन सामान इकट्ठा करते समय अचानक एक धीमी सी मदद की आवाज सुनाई देती है। वे आवाज की दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि एक संक्रमित लड़की अपनी ही मां को खा रही है। खतरा समझते ही वे मिलकर उस लड़की को दीवार से दबोच लेते हैं। जैक आगे बढ़कर कुल्हाड़ी से उसका अंत कर देता है। इसी बीच बाहर का तूफान थम चुका था। इसका मतलब था कि अब बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है। सुरक्षित निकलने के लिए स्टेला एक योजना सुझाती है। उसे लगता है कि वे राक्षस जरूर धूप से डरते होंगे, तभी तो उन्होंने बिजली की लाइनें काटी थीं। उसे याद आता है कि हेलेन ने घर में पौधे उगाने के लिए
कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट्स इस्तेमाल की थीं, जो अभी भी काम आ सकती हैं। एबेन को यह बात सही लगती है। वह कहता है कि वह बाहर जाकर राक्षसों का ध्यान भटकाएगा और जनरेटर चालू करेगा। तब तक स्टेला बाकी लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ेगी। कुछ ही देर में एबेन जोर जोर से चिल्लाता हुआ बाहर भागता है। राक्षस उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। किस्मत से वह जनरेटर चालू करने में सफल हो जाता है। उधर स्टेला बाकी लोगों को लेकर बाहर निकलती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक राक्षस उन्हें देख लेता है। उस अफरा तफरी में एक निवासी को राक्षस वहीं पर घायल कर देते हैं और खतरा फिर से सिर पर मंडराने लगता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे लोग किसी तरह पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ एबेन हेलेन के घर पहुंचता है। वह अल्ट्रावायलेट लाइट लेकर दरवाजे के पास चुपचाप बैठ जाता है और उन राक्षसों का इंतजार करता है। कुछ ही देर में वे सचमुच उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उनके गिरोह की अगुवाई एक औरत कर रही थी, जो सबसे पहले अंदर घुसती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, एबेन उस पर यूवी लाइट की तेज रोशनी डाल देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वे सचमुच अल्ट्रावायलेट किरणों से डरते हैं। जैसे ही वे बिजली की लाइन काटने में उलझते हैं, एबेन मौका पाकर पुलिस स्टेशन की ओर भाग निकलता है। उनके पास अब भी वॉकी टॉकी काम कर रहा था। जब स्टेला को पता चलता है कि एबेन सुरक्षित निकल आया है, तो वह राहत की सांस लेती है। इसी दौरान ड्रू उसकी मदद के लिए आगे आता है। वह वॉकी टॉकी पर एबेन से कहता है कि वह बुलडोजर की ओर भागे। कुछ ही देर में ड्रू बुलडोजर लेकर तेजी से पहुंचता है। वह कुछ राक्षसों को अपनी ओर खींचकर एक घर के अंदर ले जाता है और फिर विस्फोटक निकालकर खुद को उनके साथ उड़ा देता है। उसकी कुर्बानी की बदौलत एबेन सुरक्षित पुलिस स्टेशन लौट आता है, लेकिन अंदर आते ही एक बूढ़ा आदमी बताता है कि सुपरमार्केट में उसे उस संक्रमित लड़की ने काट लिया था। वह कहता है कि उसे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके परिवार की मौत पहले ही शराबी ड्राइवर की वजह से हो चुकी थी। वह एबेन से गुहार लगाता है कि उसका जीवन यहीं खत्म कर दे। दर्द भरे मन से एबेन उसे पूछताछ कक्ष में ले जाता है और मजबूरी में उसकी जान ले लेता है। इस तरह वे लोग पुलिस स्टेशन में छिपे छिपे अंधेरी रातों के 27वें दिन तक पहुंच जाते हैं। उसी दिन एबेन देखता है कि सामने कोई इशारा कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह उनका साथी नाइस है। वह और स्टेला दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। नाइस बताता है कि उसने अपने ही परिवार को मार दिया ताकि वे राक्षसों के हाथों न मरें। उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह सुनकर एबेन बेहद गुस्सा होता है, मगर खुद को शांत करके वे उसे साथ लेकर पुलिस स्टेशन लौट आते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर देखते हैं कि बाकी लोग गायब हैं। एबेन समझ जाता है कि शायद वे तेल पाइपलाइन की ओर निकल गए हैं। बाहर फिर से बर्फीला तूफान उठने लगता है। तीनों तय करते हैं कि इसी मौके पर वे भी वहां निकलेंगे, मगर दुर्भाग्य से रास्ते में तूफान थम जाता है। मजबूर होकर वे एक घर के नीचे छिप जाते हैं। अभी वे आराम से हालात का जायजा ही ले रहे थे कि अचानक सड़क पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है। यह देखकर स्टेला खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत बाहर जाकर उसे उठा लाती है, लेकिन एक राक्षस उन्हें देख लेता है और अपने साथियों को संकेत दे देता है। स्टेला और बाकी लोगों को समय देने के लिए एबेन तय करता है कि वह बाहर जाकर उनका ध्यान भटकाएगा। नाइस भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है। जब राक्षस तेजी से वहां पहुंचते हैं तो नाइस डरकर पीछे मुड़कर भाग जाता है। एबेन भी किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलता है। काफी पीछा करने के बाद वह तेल पाइपलाइन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अंदर जाकर उसे बाकी बचे लोग मिल जाते हैं और अब आखिरी टकराव का समय करीब आ चुका था। लेकिन स्टेला, वह छोटी लड़की और नाइस कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही देर में नाइस लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक राक्षस उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही वह अपने साथियों को आवाज लगाता है, राक्षस उस पर झपट पड़ता है। आवाज सुनते ही एबेन कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ता है, मगर वह उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर पाता। संघर्ष के दौरान नाइस पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस को धक्का देता है और उसे मशीन के अंदर धकेल देता है, जहां वह चकनाचूर हो जाता है। लेकिन नाइस जानता था कि उसे काटा जा चुका है और वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। वह एबेन से विनती करता है कि सबकी सुरक्षा के लिए उसका अंत कर दे। भारी मन से एबेन कुल्हाड़ी उठाता है और नाइस की जान ले लेता है। खुद को संभालने के बाद एबेन वॉकी टॉकी निकालकर स्टेला को पुकारने की कोशिश करता है।
कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे स्टेला की आवाज सुनाई देती है। वह बताती है कि वह उस लड़की को लेकर तेल पाइपलाइन के सामने खड़ी एक गाड़ी के नीचे छिपी हुई है। चारों तरफ राक्षसों ने घेर रखा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। जब राक्षसों को बाकी लोग नहीं मिलते और अंधेरी रातें खत्म होने को आती हैं, तो वे आखिरी कदम उठाने का फैसला करते हैं। वे तेल पाइपलाइन काट देते हैं और पूरे शहर को आग के हवाले करने की तैयारी करते हैं। अब आग स्टेला की तरफ बढ़ रही थी। अगर वह बाहर भागती तो मौत तय थी, और अगर एबेन उसे बचाने बाहर जाता तो अंदर छिपे बाकी लोग भी खतरे में पड़ जाते। इसी दोराहे पर खड़े होकर एबेन एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। वह जैक से कहता है कि जैसे ही राक्षस उसका ध्यान भटकाए, तुरंत वॉकी टॉकी पर स्टेला को भागने का इशारा दे देना। फिर वह सिरिंज निकालकर नाइस के खून को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। उसे याद था कि संक्रमित होने के बाद पहले कुछ समय तक इंसान को होश रहता है। सबको बचाने का यही एक रास्ता था। जैसे ही वायरस उसके शरीर में फैलता है, उसे तेज झटका लगता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। वह जैकेट पहनकर बाहर निकलता है। अब उसे अपने भीतर अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। जैक देखता है कि राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो वह तुरंत स्टेला को भागने का संकेत दे देता है। संदेश मिलते ही स्टेला लड़की को लेकर वहां से निकल जाती है। उधर राक्षसों का सरदार एबेन को देखता है। बिना उसकी इजाजत उनके जैसा बनने की जुर्रत करने पर वह गुस्से से भर उठता है और उससे लड़ने आ जाता है। शुरू में एबेन उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और बुरी तरह पिटता है। ऐसा लगता है कि अब वह मारा जाएगा, लेकिन अचानक उसके भीतर की ताकत जाग उठती है। एक ही जबरदस्त घूंसे से वह राक्षस सरदार को चीर देता है और उसे मार गिराता है। अपने नेता की मौत देखकर बाकी राक्षस घबरा जाते हैं और अंधेरे में भाग खड़े होते हैं। उसी वक्त आसमान के काले बादल छंटने लगते हैं और लंबे अंधेरे के बाद पहली बार सुबह की रोशनी झलकने लगती है। इसका मतलब था कि 30 दिनों की अंधेरी रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। कहानी के अंत में एबेन और स्टेला समुद्र किनारे चुपचाप बैठे होते हैं। उगते सूरज की रोशनी में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें एबेन पर पड़ती हैं, वह स्टेला की गोद में सिर रखकर हमेशा के लिए दम तोड़ देता है।